तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हम 10th क्लास के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स और कंसेप्ट्स क्या हैं उस बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। तो इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज़ स्क्वायर्ड। ऐसी इक्वेशंस जिसमें कम से कम एक टर्म का स्क्वायर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो टर्म है, ये टर्म शब्द आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। टर्म का मीन्स होता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होता है नंबर और एक होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टू तो एक नंबर हो गया जिसे हम कोफिशिएंट भी कहेंगे, और इसके साथ एक वेरिएबल लगा होगा, इसके साथ इनटू में एक वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल लिख देते हैं हम x। तो ये 2x मिलके क्या हो गई, एक टर्म हो गई, है ना। 2x मिलके एक टर्म हो गई, और इक्वेशन बनाने के लिए हम एक से ज़्यादा टर्म होंगी तो इसे इक्वेशन, जैसे 2x में +4 कर दिया तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। एक और मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक के लिए, एक इक्वेशन लिखी मैंने 2x + 4x + 2 = 0। अब देखो इसमें लीनियर में तो पावर थी वेरिएबल की 1 थी। अब अगर क्वाड्रेटिक बनाना है तो एक जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर्ड, यानी 2 होना चाहिए। जब पावर 2 होगी यानी स्क्वायर फॉर्म में होगा तो ही उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कम से कम एक टर्म स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल था। क्लियर है, आपको एग्जाम्पल समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल था ये। अब इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसे हम देखते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये जो a, b और c हैं ये क्या है, ये कोफिशिएंट होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो ये x² से इंटू होकर इसको पूरे को 0 बना देगा। अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। ठीक है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यह जो ये ABC है, मैंने बताया ये ABC क्या है, कोफिशिएंट है। a x² का है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट होता है। तो जैसे इस एग्जांपल से इसे कंपेयर करें तो a b c की वैल्यू क्या होगी, तो a यहाँ 2 हो जाएगा, b यहाँ 4 हो जाएगा और c 2 है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से हम a b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। क्लियर है, आपको समझ में आया? अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। फैक्टराइज मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और ग्राफिंग। ठीक है, तो ये 4 मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में स्टार्टिंग के 3 ही हैं। ठीक है, 4th ग्राफिंग आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ ये 3 को ही पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ग्राफिंग को हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है। इक्वेशन लिखी है 2x² + 4x + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी ये हमें देखना है। इसको सॉल्व करने के ये 3 मेथड है जो आपकी क्लास में है ना। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं। तो ये फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x² + 5x + 6 = 0। ये कोई इक्वेशन दी हुई है हमें, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम यहाँ 2 है। ठीक है, तो इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो जो x² का वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है, वो 1 है और ये कांस्टेंट है c। तो इनको हम इनटू करते हैं।
सबसे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर लास्ट में कोफिशिएंट, इस फॉर्म में लिखी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले सॉल्व करने से पहले। तो ये हमने इससे कंपेयर किया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि पहले x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और फिर कॉन्स्टेंट। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इंटू करने पर आ रहा है 6। तो हमारे पास क्या है, ये हम रफ में लिखेंगे, ये जो 6x² आया, x² और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6x² आया। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर होंगे इसके, जिससे इंटू होके क्या आ जाए 6x² आ जाए, और इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 5x वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो इसको फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, देखो x² है तो x² के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, x इंटू एक्स ही होंगे, तभी x² बनेगा। तो ये x और x तो हम दोनों ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम 6 के फैक्टर करेंगे, अब ये सिर्फ 6 के फैक्टर करना है, x² के फैक्टर तो हमारे पास x हो गए, 6 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसके 2 फैक्टर कौन सा आ गए 2 और 3। तो इन 2 और 3 को एक एक बॉक्स में लिख देंगे, और इनको ऐड करेंगे तो ये 5 बन ही रहा है हमें, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² बन रहा है। तो अब 6x² की जगह 6x² के फैक्टर हो गए 2x एंड 3x, इनको प्रोडक्ट करते हैं तो 6x² बनता है, और इनको ऐड करते हैं तो ये 5x बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अब हम। तो x² को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, x² का x², ठीक है। अब ये जो 5x है, इस 5x को हमने फैक्टर किए हैं क्या 2x प्लस 3x, तो इसकी जगह हम 2x और ये 3x को पुट कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 5x ही बनेगा ये आपको। तो हम 5x की जगह क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। तो इसे हम 5x की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3x, और प्लस में 6 का 6 एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये कैसे आया 2x और 3x, ये 5x, ठीक है। 5x को ही हमने ब्रेक किया है, और 6 एज इट इज़ लिखा जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये हमारी पहली स्टेप हुई। अब सेकंड स्टेप में क्या है, देखो ये स्टार्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं अब इसमें, ये 2 टर्म्स और फिर लास्ट में 2 टर्म्स। तो इन दोनों टर्म्स में से हम क्या देखते हैं कॉमन, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से x को बाहर लिख देंगे, और अंदर देखो x² में से x बाहर आ गया, तो अब अंदर क्या टर्म बचेगी, इस x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर x रह जाएगा। फिर जो भी ये साइन होगा यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब देखो ये 2x में से x कॉमन आ गया है तो बचा क्या है 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दी जाएगी। क्लियर है। प्लस अब इन दोनों टर्म में से कॉमन देखेंगे हम, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में से +3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस और 3, ठीक है। दोनों प्लस की हैं तो हम +3 यहाँ लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 3x में से 3 कॉमन आ गया तो बचा क्या x, तो ये x बचा, तो इस x को इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। प्लस 6 में से 3 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 बचा, तो अंदर हम 2 लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये होगा कि ये दोनों ब्रैकेट होंगे, ये ब्रैकेट हमेशा सेम बचेंगे। अगर ये सेम बनेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमने जो सॉल्व किया है वो सही है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से इक्वल हैं, यानी हमने जो प्रोडक्ट किए ये हमने फैक्टर किए ये हमारे सही हैं। अब हम इसमें कॉमन वाले टर्म को एक बार लिख लेंगे और बचा हुआ उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी x + 2 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में x + 3 लिख देंगे, ठीक है। x + 3 आ जाएगा अदर ब्रैकेट के अंदर, तो हम इस x + 3 को लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम ब्रैकेट में x + 3
लिखते हैं, और इक्वल टू ये ज़ीरो था, यहाँ भी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये तो हमने इसके अभी फैक्टर कर लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, या तो ये ब्रैकेट ज़ीरो होगा x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, या फिर x प्लस थ्री वाला ब्रैकेट ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ या तो x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्लियर है। अब देखो x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये प्लस का साइन है, इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस टू है, इधर साइन आएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस टू। ठीक है, ये x की एक वैल्यू हुई। और दूसरा देखो x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये प्लस का है, उधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। ये x की दोनों वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन के निकले, माइनस टू एंड माइनस थ्री। देखो जितनी पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। जो मैक्सिमम पावर होती है इक्वेशन में, उतने ही उसके सॉल्यूशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पावर टू है मैक्सिमम, तो इसके सॉल्यूशन भी टू ही आए, और हमेशा टू ही आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा टू होंगे। ये माइनस टू और माइनस थ्री है। अब इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं है। ठीक है, इसे ये आंसर सही है या नहीं है, इसे देखो कैसे करते हैं वेरीफाई, वो भी देख लेते हैं। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये माइनस टू से दोनों से आंसर आएगा। पहले हम माइनस टू पुट करते हैं और फिर माइनस थ्री। तो पहले माइनस टू पुट किया हमने x की जगह, तो x की जगह हम लिख देंगे माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव, ये तो एक्स स्क्वायर की जगह आ गया है ना, प्लस फाइव, और x की जगह हम माइनस टू पुट करेंगे, तो ये x की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ से माइनस टू वैल्यू पुट की, प्लस सिक्स, अब इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करने पर ये ज़ीरो होना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। तो माइनस टू का स्क्वायर किया जाएगा, तो माइनस टू को हम स्क्वायर करेंगे तो फोर बनेगा, है ना, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, और फाइव टू जा 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 हो गया, फाइव टू जा 10 हो जाएगा। क्लियर, और प्लस सिक्स है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू अगर ज़ीरो आ गया तो हमारा आंसर सही था। तो 4 और 6 को ऐड किया, देखो दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस में प्लस ऐड होगा तो 10 हो गया, और माइनस 10 है, ये माइनस 10 है तो इसे माइनस 10 लिख देंगे। अब 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 10 में से 10 गया तो 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी हमारी ये वैल्यू जो आई वो बिल्कुल ही सही वैल्यू इसकी थी। क्लियर है, इसमें हमने वैल्यू पुट की और वैल्यू से अगर ये 0 बन गया तो ये हमारा आंसर एकदम सही माना जाएगा। क्लियर है, फैक्टराइज मेथड समझ में आया, और उस फैक्टराइज मेथड से हमने इसे वेरीफाई किया, तो वेरीफाई भी करना हमें आ गया। तो अगर हम -3 भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की जगह तो भी ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ये इसी का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी पुट करके हम इसको देख सकते हैं, अगर इससे भी 0 आंसर आ जाता है तो ये हमारा आंसर एकदम परफेक्ट और सही है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टराइज के लिए। तो -3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आता है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर आगे आ गया, फिर -3x आएगा, एक्स वाली टर्म आएगी तो -3x लिखेंगे, और -10 कांस्टेंट आता है उसके बाद। तो 10 क्या है माइनस का, तो -10 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना होता है हमें इक्वेशन को, तो हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे अरेंज कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को, तो ये क्या बन गया, माइनस का 10x स्क्वायर। ठीक है, ये 10x स्क्वायर बन गया, और ये साइन माइनस है इसलिए ये माइनस का साइन भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ -10x। अब क्या करेंगे, देखो अभी मैंने बताया था इसके फैक्टर करने हैं, इसके 2 फैक्टर होंगे, तो 2 बॉक्स बना लेते हैं हम एक्स स्क्वायर के। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, x इंटू एक्स ही होगा एक्स स्क्वायर। और देखो ये मल्टीप्लाई कर, अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं जो इंटू करने पे तो 10 आए और सब्सट्रैक्ट करने पे कितना है, 3 आए। तो पहले x के फैक्टर कर दिया x। अब 10 के फैक्टर करने हैं, तो 10 के फैक्टर करते हैं हम
2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो ये 2 और 5 10 के फैक्टर हो गए। तो हम यहाँ एक बॉक्स में 2 लिख देंगे और दूसरे बॉक्स में 5 लिख देंगे। अब देखो ये इंटू करने पे 10x² बन रहा है और ये साइन माइनस है, यानी इनमें से एक माइनस का होना चाहिए। अब इनको माइनस करने पर माइनस का 3 भी आना चाहिए, ये -3 आएगा तब हमारा आंसर, यानी इनमें से इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास माइनस का 3x बचेगा। ठीक है, तो 2x में से अगर 5x को माइनस करेंगे, 2x माइनस 5x, तो वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 3x। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो 5 क्या है, माइनस का, इसलिए ये माइनस साइन आएगा, तो -3x आ जाएगा। तो यानी ये 3x हो गया। समझ में आया यहाँ तक इसके फैक्टर करना। अब फैक्टर करने के बाद इसमें x² लिखा, अब जो ये मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म की जगह क्या लिखेंगे अब हम, जो हमने ये लिखा है, तो इसमें हम लिखेंगे +2x माइनस 5x, फिर कांस्टेंट वाली टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी, -10 = 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों में से कॉमन लिया जाएंगे, स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कॉमन और लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन। तो 2x इनमें से कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, x² में से x गया तो क्या बचा, x ही बचेगा, तो ये x लिख दिया, तो हमने x। अब ये प्लस का साइन आ गया, 2x में से x गया तो क्या बचा, 2 बचा, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया। क्लियर है। अब आगे की 2 टर्म्स हैं, ये -5x और -10 है ना, इनमें से माइनस कॉमन आ गया और 5 और 10 में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो हम बाहर लिख देंगे 5। तो अब ब्रैकेट में देखो -5 तो बाहर आ चुका है, तो बचा क्या, बचा सिर्फ x, तो इसको हम x को x ही लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो माइनस इधर से बाहर आ चुका है, तो यहाँ साइन प्लस का आएगा और 5 2 जा 10 होता है, तो 2 बचेगा, है ना, 5 कॉमन आ चुका है क्योंकि। तो इस तरह से ये बना, तो ये माइनस समझ में आया आपको। तो ये फैक्टर हो गए। देखो दोनों ब्रैकेट जो थे, ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी हमने फैक्टर सही किए हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये जो दोनों ब्रैकेट हैं हमारे, ये सेम है। अब इन दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन होते हैं उसको पहले लिख लिया जाता है, उसके बाद जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में, यानी x और -5 बचा, तो x और -5 को हम अदर ब्रैकेट में लिख देते हैं, x और -5, और इसके इक्वल 0 लगा हुआ था दोनों में, तो यहाँ इक्वल 0 लगा देते हैं हम, = 0। ठीक है, या तो अब x + 2 = 0 होगा या x - 5 = 0, तो x + 2 = 0 लिख दिया, कॉमा x माइनस, अब इस वाले को लिख देंगे x - 5 = 0, तो यहाँ हमने x - 5 = 0 लिख दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का 2 है, उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2, तो +2 उधर ट्रांसफ़र होके क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह से ये इसका एक आंसर हो गया, और x - 5 = 0 है, तो ये 5 को उधर, तो ये माइनस का है तो उधर ट्रांसफ़र होके प्लस का हो जाएगा, तो x = 5, ये इसका आंसर। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके 2 सॉल्यूशन आए हमारे पास, x - 2 और एक तो -2 और एक +5। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, वेरीफाई करते हैं। अब ये सेकंड वाली वैल्यू पुट करके मैं आपको 5 पुट करके आपको इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे ये -3x x² + x² - 10 = 0 थी, यहाँ पर हम x की जगह 5 वैल्यू पुट करते हैं, -3 x की जगह हमने 5 पुट किया, प्लस और ये x है, x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने, और -10। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, तो हमारा आंसर सही है। तो ये 3 5 जा 15 और साइन माइनस रहेगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -10 = 0। अब देखो -15 और -10 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -25, तो इसे हम लिख देंगे -25, और ये क्या है, प्लस का 25, तो ये प्लस का 25, तो -25 प्लस का 25 = 0, तो इसमें से इसको गया तो ये 0 हो गया, यानी हमारे पास 0 = 0 आ गया, यानी हमने जो फैक्टर किए वो एग्जैक्ट सही है। यही इसका फैक्टराइज मेथड था। आई होप कि आपको फैक्टराइज मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट मेथड। क्लियर है।
अब हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस मेथड से भी हम इसकी x की वैल्यू फाइंड करके करेंगे। तो देखो इस मेथड में क्या है, सबसे पहले तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी होनी चाहिए जो कि लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस मेथड में, जो ये x² है, इस x² के कोफिशिएंट को हमें हटाना होता है। तो जो भी कोफिशिएंट हमें दे रखा होगा उसका हम क्या कर देंगे, हर टर्म में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहला काम, ये स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्टेप्स समझने हैं और इसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने देखो x² का कोफिशिएंट है उसका तीनों टर्म में डिवाइड करना है ताकि x² का कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो हमने यहाँ 2 का डिवाइड किया, इधर भी 2 का डिवाइड किया और इधर भी 2 का डिवाइड, और यहाँ 0 में भी 2 का डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से ये x² के साथ जो 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। अब इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है। तो हमेशा पहली स्टेप तो यही है, इसमें जो भी x² का कोफिशिएंट होता है उसका हम डिवाइड करते हैं सब टर्म में, सारी टर्मों में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, x² माइनस, अब ये देखो ये जो ये x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा ना, इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। इस टर्म को 2 से इंटू कर देंगे, 2 इंटू 5 इंटू x अपॉन, एक 2 तो ऑलरेडी है और एक 2 से हमने इंटू कर दिया। तो 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, इस जो भी टर्म होगी x वाली टर्म उसको हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा, और इसके बाद प्लस 3/2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो इससे पहले हम क्या करते हैं, 3/2 लिखने से पहले हमें एक स्टेप और करनी पड़ेगी। ये जो 5/2 होता है इसको 1/2 से हम इंटू कर देते हैं। तो 5/2 को 1/2 से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 5/4। तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हमेशा 1/2 से इंटू करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। उसके स्क्वायर को इसमें ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से इंटू कर देंगे, जो भी टर्म बनेगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके स्क्वायर को इसमें ऐड किया जाएगा तो ये बन गया 5/4 का स्क्वायर। अब ये ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने हमारे मन से स्टेप लिखी है। तो माइनस 5/4 का स्क्वायर, और इसके बाद लिखा जाएगा ये 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान रखना है ना। फिर इसे सॉल्व किया तो हमने x² माइनस, अब ये जो 2 लिखा है इसको इंटू नहीं करना है 2 को 5 से, तो 2 इंटू 5x, नीचे वाली टर्म को हम इंटू करेंगे, ऊपर वाली टर्म को इंटू नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, इसको 2 से कभी इंटू नहीं, लेकिन नीचे जो टर्म होगी उसको इंटू करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/, अब ये देखो लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद प्लस 3/2 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हमने इसे गौर से देखा तो ये हमें जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है, इन 3 टर्म को हमने, आप गौर से देखो तो ये कुछ इस फॉर्म में है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये इसी फॉर्म में नज़र आ रही है हमें, a² माइनस 2ab, ये b है, ये b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यानी ये a² माइनस 2ab प्लस b² के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल होता है हमेशा, आइडेंटिटी a माइनस b के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल बन गया। क्लियर, इसकी जगह ये प्लस में भी हो सकता था, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर ये इस फॉर्म में होता तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता। इज इट क्लियर। तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में ये क्वेश्चन बनेगा, तो हम इसको लिख देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो a तो यहाँ x है और b क्या है
5/4 है, तो हम x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये इस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसी आइडेंटिटी से हमने इसको लिख दिया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। और जो बाकी टर्म बची इसको भी हम लिख देंगे। तो ये माइनस और ये 5/4 का स्क्वायर है, 5/4 का स्क्वायर का मीन्स हो गया 5 का स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। तो 5/4 का स्क्वायर किया हमने, तो ये क्या बन गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0 है। तो इसको प्लस 3/2 लिखा इक्वल टू 0 लिखा। क्लियर है। अब देखो इसके आगे से कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसे, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी, है ना, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो बाकी टर्म है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये जो टर्म है ना हमारे 25/16 प्लस 3/2, इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का 25/16 है, ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का 25/16 हो जाएगा। क्लियर। और ये प्लस का 3/2 है, तो इसका भी साइन चेंज होगा उधर ट्रांसफ़र होते ही, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है। तो जब फ्रैक्शन में होते हैं दोनों नंबर और प्लस माइनस का साइन होता है, प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 16। अब क्या करते हैं, 16 से इस 16 को डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर आता है उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बना, माइनस यही प्रोसेस 2 का डिवाइड करेंगे, जो माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस होता तो प्लस। तो अब इस 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स डिवाइड जाएगा, इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 24 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 हो गया। 25 में से 24 गए तो 1, और अपॉन में 16 था तो अपॉन 16 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। तो ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया दोनों तरफ। तो देखो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म बचेगी। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 5/4 इक्वल, अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने ये 4 लिख दिया। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, देखो जब ये स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये जो 4 आया, ये 1/4, ये प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 है, यानी हम प्लस माइनस साइन इसके आगे लगाना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, जैसे हमने 4 × 4 किया है ना, ये 4 × 4, इसकी वैल्यू क्या होती है, 16, और माइनस यही चीज़ हमने माइनस साइन के साथ की, तो -4 × -4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 16, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 और 4 जा 16 में बनेगा। तो दोनों से हमें वैल्यू सेम मिल रही है ना, इससे भी और प्लस वाले से और माइनस वाले से, दोनों से 16। इसलिए हमें हमेशा स्क्वायर रूट से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस साइन दोनों ही लगाना ज़रूरी होता है। क्लियर है आपको। चलिए तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये x माइनस 5/4, x एक बार इसको ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम x इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 5/4, और एक बार यहाँ प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का। तो एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन इस 5/4 के साथ लिख देंगे, तो प्लस का 1/4 हो गया। क्लियर। और इसको एक बार 5/4 माइनस 1/4, है ना। ये 2 सॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे इसके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और इस वाले को भी हम सॉल्व करके
x की वैल्यू लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रफ कर लिया मैंने। अब देखो ये x इक्वल टू 5/5, इसमें एलसीएम 4 ही आएगा, एलसीएम 4 आ गया तो ये जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बन गया 6/4, 6/4 हो गया ये। 6/4 अभी कैंसिल आउट हो सकता है 2 के टेबल से, तो इसे हम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 हो गई। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम हो गया तो 5 - 1 लिख सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे और ऊपर की वैल्यू सेम ऐसे कैसे ही इस साइन लिख देंगे। तो ये x की वैल्यू क्या बन गई, 4/5 में से बन गया तो 4/4 हो जाएगा। अब 4 और 4 को कैंसिल आउट कर देंगे हम 4 के टेबल से, तो ये 1 टाइम ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो ये x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इज़ इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई करेगी, जैसे अभी हमने पिछले मेथड में किया था, या तो हमारा आंसर सही हुआ। समझ में आया? तो इस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ है बट इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेक्स्ट मेथड। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम इक्वेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे ए बी सी की, तो हमें x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें जो ये इक्वेशन है इसमें a b और c हमें इस इक्वेशन से मिलेंगे। क्यों, कैसे मिलेंगे, जब इसे हम स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन से लेके हम x वाले फार्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके हमें सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं a की जगह। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू +3। अब ये a b c की वैल्यू मिल गई, इसे हमने यहाँ पुट किया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो इस फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये माइनस साइन है तो इसे माइनस लिखा हमने, और b की वैल्यू क्या है -5, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको -5 को, तो ब्रैकेट -5। अब लिखेंगे प्लस माइनस √b², यानी -5 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, b² की जगह लिखेंगे -5 का स्क्वायर -4। ठीक है, 4a और c, तो 4 × 2 × 3, ये ऊपर वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी है। तो 4 × 2 × 3। क्लियर? और अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो x इक्वल टू हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 5 बन गया, प्लस का 5 हो गया। तो हम लिखेंगे इसको 5 प्लस माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद अंडर रूट लगाएंगे हम, और अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25, तो हम लिखेंगे 25, यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, एक बार देखो आपको और थोड़ा समझाया तो -5 × -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ओनली 5 × 5 ही रह गया। तो 5 × 5 क्या होता है 25 होता है, तो अब हमने लिखा 25 माइनस
अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमने लिखा 24 अपॉन 2 2 जा कितना होता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसे आगे और सॉल्व कर देंगे तब जाके ये आंसर लाएंगे। x इक्वल टू हो गया 5 प्लस माइनस, और ये देखो अब 25 में से 24 जाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली 1 आ जाएगा। और इस 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, और अपॉन में हमारे क्या था 4, तो इसे एज इट इज़ 4 लिख देंगे। अब देखो, अब ये दो बार, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार हम प्लस के साथ वैल्यू लिखेंगे, एक बार इसकी माइनस के साथ, तो x के दो वैल्यू आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो ही वैल्यू आती है x, तो इसे लिख देंगे 5 प्लस 1/4, और एक बार 5 माइनस 1/4। तो 5, क्योंकि ये साइन प्लस माइनस दोनों हैं तो हम दोनों ही लेने पड़ेंगे, तो ये दोनों हम अलग अलग x की वैल्यू आ जाएगी, इससे और एक इससे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू 6/4, 6/4 हो गया। इस 6/4 को हम 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/2, x की वैल्यू 3/2 हो गई, ठीक है। अब दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमने 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4/4 हो जाएगा यहाँ, तो 4/4 हो गया। अब 4 में 4 का डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो ये दोनों ही x की वैल्यू आ गई। देखो इस मेथड में बिल्कुल आसान था, सीधी हमें ABC की वैल्यू ली और हमने फार्मूले में पुट की और हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन हुए और दोनों आ गए। तो हम इस फार्मूले से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ है नेचर ऑफ रूट्स, हमें जो रूट्स हैं उसके नेचर बताने हैं। अब देखो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं ये जो x की वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, प्रीवियस पेज पे हमारे x के 2 वैल्यू आई थी 1 और 3/2, तो ये जो वैल्यू है यही क्या कहलाएगी, रूट्स कहलाएगी, ठीक है। इन्हें हम रूट्स भी कह सकते हैं, x की वैल्यू भी कह सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसी के यही चीज़ होती है ना। आपको कहा जाए कि वैल्यू बताओ, रूट्स बताओ या ज़ीरोज़ बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x की वैल्यू फाइंड करने के अभी हमने 3 मेथड देखे थे। अब इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि रूट्स का नेचर क्या है। तो रूट्स का नेचर क्या है, जैसे आपको ये 2 रूट्स दिख रहे हैं, ये दोनों रूट्स क्या हैं, अलग अलग वैल्यू हैं, तो ठीक है, ये रियल नंबर हैं और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 2 अलग अलग रूट्स हैं। क्लियर है। इस तरह से हमारे पास रूट्स का नेचर अलग अलग हो सकता है ना, रूट्स का अलग अलग नेचर हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा x² + 4x + 5 = 0। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें x की वैल्यू बताओ आप, तो चलो आप ट्राई करो 2 मिनट, ठीक है। अब इसकी आपने वैल्यू बताओ। जब आपने देखा, इसको फाइंड करने की कोशिश की, तो इसके रूट्स नहीं फाइंड हो रहे हैं, ठीक है, इसके रूट्स नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसके रूट्स नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स का नेचर क्या है, नो रियल रूट्स, क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी मेथड से इसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसके रूट्स निकलते x = 2 और x = 2, तो ये हम इसको क्या कहते हैं, इक्वल रूट्स कहते हैं। x की वैल्यू इक्वल है तो इसे हम इक्वल रूट्स, यहाँ देखो अलग अलग वैल्यू थी तो हम 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कहेंगे इसे। अब जब x की वैल्यू सेम आ जाएगी तो उसे 2 इक्वल रूट्स, और जब फैक्टर ही नहीं होंगे तो उसे हम नो रियल रूट्स कहेंगे। समझ में आया। तो
नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप का हो सकता है, या तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे उसके, या 2 इक्वल रूट्स होंगे, या नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा? ठीक है, आप इसको और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। इसको देखो, हाँ, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बिना फैक्टर करे हुए हम बता सकते हैं इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है, इक्वल रूट्स है या रियल रूट्स है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करके भी बता सकते हैं इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं या नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो उसका मीन्स हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। समझ में आया? ये जैसा कि ये दिख भी रहा है आपको, ये दोनों नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हुए हैं। ठीक है, अगर सेकंड में क्या होगा, इस डी की वैल्यू 0 आ जाए, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है, डी की वैल्यू 0 आ रही है तो उसके इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है ना, डी की वैल्यू इक्वल, देखो ये दोनों x की वैल्यू इक्वल है, यानी इसके अंदर हम डी फाइंड करेंगे तो 0 आएगा। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, अगर लेस देन 0 हो गई तो उन्हें हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आएंगे, है ना। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी की वैल्यू फाइंड करने का, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी डी की, या तो ग्रेटर देन 0 होगी तो हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल देंगे उन्हें। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो हम 2 इक्वल रूट्स बोल देंगे, और डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई यानी नेगेटिव नंबर आ गया हमारा कोई, तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स। क्लियर है? जैसे इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ए, बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, इस यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब हो गया इसके रियल रूट्स नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इसके रियल रूट्स नहीं है। तो इस डायरेक्ट हम डी में पुट करके भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो ये इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स निकल जाता है। देखो, जो ए होता है वो मैं एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके लिखते हैं। जैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ ए क्या है 1 है, बी क्या है 4 है और सी 5 है। ये ए बी सी की वैल्यू हम ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करने से हम देखते हैं इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो b की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 रख दिया हमने और 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और -4 फॉर्मूले में है, और a और c, a कितना है 1 और c कितना है 5। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर किया हमने, तो 4 का स्क्वायर जानते हो आप 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर की जगह 16 लिखा। और ये -4 1 जा 4 और 4 × 5 कितना हो गया, 4 5 जा 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। तो ये वैल्यू लिखी हमने 20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव का है तो साइन नेगेटिव ही आएगा। तो डी की वैल्यू देखो नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0, लेस देन 0 यानी इसके नो रियल रूट्स हैं। अब समझ में आया आपको? अब क्लियर हुआ कि इसके ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फॉर्मूले से देख लेंगे, ये डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 या लेस देन, तो उससे हम उसका नेचर बता सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।